डैनी और कार्ल दोनों पाक एशिया के दारुल हुकूमत में अपनी रहायशगाह के एक कमरे में मौजूद थे। मार्टी कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे के उजलात तने हुए थे और उसका चेहरा बता रहा था कि वो बेचैनी का शिकार है, जबकि डैनी कमरे में पड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो बार बार घड़ी देखता और फिर टहलना शुरू कर देता। आखिर ये हेनरी क्या कर रहा है? वक्त तो गुजरा जा रहा है, मार्टी ने होंठ चबाते हुए कहा। तो डैनी ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसी लम्हे अचानक फोन की घंटी बज उठी। तो वो दोनों इस तरह उछले जैसे कमरे में अचानक कोई ताकतवर पंप फट गया हो। फिर डैनी ने बिजली की सी तेजी से झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस मास्टर, राइशल बोल रहा हूँ, डैनी ने अपना कोड नाम बताते हुए कहा। हेनरी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से हेनरी की आवाज सुनाई दी। इतनी देर क्यों लग गई? हम इंतहाई बेचैनी के शिकार हो गए थे, डैनी ने तेज लहजे में कहा। इंजीनियर स्मिथ की कार रास्ते में खराब हो गई और उसे वर्कशॉप ले जाना पड़ा, क्योंकि वो किसी के सामने सामान ना निकाल सकते थे और ना ही किसी टैक्सी में आ सकते थे। वर्कशॉप में खासा वक्त लग गया, लेकिन उन्होंने अपने सेल फोन से मुझे कॉल करके बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो गया है। बहरहाल कार ठीक कराकर वो क्लब पहुंच गए और अब वो पैकेट्स मेरे पास मौजूद हैं और इंजीनियर स्मिथ वापस चले गए हैं, हेनरी ने तफसील बताते हुए कहा। अब तुम्हारी बताई हुई तफसील सुनकर इत्मीनान हुआ है, वरना तो हमारा सोच सोच कर दिमाग फटने के करीब हो गया था। बहरहाल अब हम कहाँ पहुँचे? डैनी ने कहा। आप बंदरगाह पहुंचकर सैतल घाट की पार्किंग में अपनी कार पार्क करें और सैतल घाट के इंचार्ज जेम्स से मेरा नाम लें, तो वो आपको उस बड़ी लॉन्च तक पहुंचा देगा जहां मैं खुद मौजूद होऊंगा, और माल भी। फिर आपने माल लेकर उस लॉन्च के जरिए काफरिस्तान की तरफ जाना है, लेकिन काफरिस्तान की हदूद से पहले एक हेलीकॉप्टर जो पानी पर उतर और पानी पर से चढ़ सकता है आएगा और आपको माल समेत वहां से पिक कर लेगा और फिर वो आपको सीधा काफरिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचा देगा, जहां चार्टर्ड तैयारा एक्रेमिया के लिए तैयार होगा और आप माल समेत एक्रेमिया पहुंच जाएंगे, हेनरी ने कहा। ठीक है, अच्छा इंतजाम है, लेकिन देर होने की वजह से कहीं रास्ते में कोई मसला ना बन जाए, डैनी ने कहा। अभी हेलीकॉप्टर रवाना नहीं हुआ होगा। जब आप लॉन्च पर सवार होंगे और रवाना होंगे तो हेलीकॉप्टर पायलट को उस वक्त इतला दी जाएगी और जब आप हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाएंगे तो एयरपोर्ट से एक्रेमिया के लिए तैयारा फ्लाइट के लिए रनवे पर पहुंचेगा। इस तरह हर कदम पर आगे इतला होती रहेगी और जब आपका तैयारा काफरिस्तान से प्रवास करेगा तो चीफ मार्थर को इतला दी जाएगी, हेनरी ने मजीद तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इस लॉन्च को काफरिस्तानी हदूद से पहले पाकिस्तानी बहरिया या दूसरी अथॉरिटीज चेक नहीं करेंगी, डैनी ने कहा। नहीं, जब लॉन्च दूसरे मुल्क की समुद्री हदूद में दाखिल होती है तो चेक की जाती है। वैसे तो ये इंतज़ाम भी हो सकता था कि आप बगैर चेक हुए काफरिस्तान बंदरगाह पहुंच जाते, लेकिन हर किस्म के रिस्क को सामने रखकर ये मुनज़िम प्लान बनाया गया है। आप बेफिक्र रहें, ये वैसे भी फुल प्रूफ प्लान है और दूसरी बात यह कि यहाँ पाकिस्तान में तो किसी को इसका इल्म ही नहीं है, तो कोई क्या करेगा? हेनरी ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, हम पहुँच रहे हैं, डैनी ने कहा और रिसीवर रख दिया। चलो उठो, तैयारी करो, हमने अपना ज़रूरी सामान भी साथ ले जाना है, वापस नहीं आना, डैनी ने मार्टी से मुखातिब होकर कहा। कार ड्राइवर फ्रेड को साथ नहीं ले जाना, क्या वो कार वापस ले आएगा? मार्टी ने उठते हुए कहा। नहीं, उसे इस मामले में मुलविस नहीं किया जाना। हाँ, दूसरी बात यह है कि उसे ये भी नहीं बताना कि हम बंदरगाह पर जा रहे हैं और ये भी नहीं बताना कि हमारी वापसी नहीं होगी, डैनी ने जवाब देते हुए कहा। ओके चलो, मार्टी ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार खासी तेज रफ्तारी से बंदरगाह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर डैनी था, जबकि साइड सीट पर मार्टी बैठी हुई थी। फ्रेड के जरिए दारुल हुकूमत का तफसीली नक्शा मंगवाकर डैनी और मार्टी तफसील से उसे चेक कर चुके थे, इसलिए अब उन्हें बंदरगाह जाने वाले तमाम रास्तों का बखूबी इल्म था। ये मिशन अजीब अंदाज में ख़त्म हो रहा है, अचानक खामोश बैठी मार्टी ने कहा। अजीब अंदाज में क्या मतलब? डैनी ने चौंक कर पूछा। पहले हम आए तो सिर्फ मालूमात मिल सकी, असल माल न मिला और अब इस कदर कीमती माल ले जा रहे हैं कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई।
मुझे तो पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम पर तरस आ रहा है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी ज़मीन में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को कोई इतनी आसानी से निकाल कर ले जा रहा है। मार्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा नज़रिया ये है कि इन पसमानदा और तरक्की पजीर मुल्कों को इस कदर कीमती दौलत पर सांप बनकर बैठने का कोई हक नहीं है। वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, न जाने कुदरत क्यों ऐसे खजाने ऐसे पसमानदा मुल्कों को दे देती है, डैनी ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का बड़ा शोर सुना था, लेकिन शायद ये सब प्रोपेगेंडा है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं हो सका, मार्टी ने कहा। वो हरकत में भी आ जाते तो क्या कर सकते थे। दूसरी बात यह कि इन धातों का पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक। वो किसी फार्मूले, किसी लेबॉर्ट्री या किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ काम कर रहे होंगे, डैनी ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, डैनी ने जवाब देते हुए कहा, और फिर तकरीबन 20-25 मिनट की मजीद ड्राइविंग के बाद वो बंदरगाह पर पहुंच गए। सैतल घाट के बारे में पूछा और फिर पूछते हुए वो उस घाट तक पहुंच गए। खासी मारूफ घाट थी, बेशुमार लांचें वहां आ जा रही थीं और बेशुमार वहां रुकी हुई थीं। खासी गहमा गहमी थी। कार को सैतल घाट की पार्किंग में रोककर वो नीचे उतरे और कार लॉक करके वो एक एक बैग उठाए पार्किंग से निकलकर घाट की तरफ बढ़ते चले गए और फिर घाट के इंचार्ज जेम्स की मार्फत वो सबसे आखिर में मौजूद एक बड़ी और ताकतवर इंजन की हामिल लांच पर पहुंचा दिए गए, जहां वर्जिशी जिस्म के मालिक हेनरी ने उनका इस्तकबाल किया। ये कार की चाबी ले लो, कार सैतल घाट की पार्किंग में मौजूद है। रस्मी सलाम दुआ के बाद डैनी ने हेनरी को कार की चाबी देते हुए कहा, यस सर, अब आप नीचे कमरे में आ जाइए और अपना माल वसूल कर लें। हेनरी ने चाबी लेकर जेब में डालते हुए कहा और फिर वो हेनरी की रहनुमाई में निचले केबिन में पहुंच गए, जहां एक अलमारी के अंदर एक बोरी मौजूद थी। उसमें 13 पैकेट्स मौजूद हैं, आप उन्हें गिन लें, चेक कर लें और फिर अपने चार्ज में ले लें। हेनरी ने कहा तो डैनी ने बोरी खोलकर गत्ते के बने हुए पैकेट्स बाहर निकाले और उन्हें न सिर्फ गिनना बल्कि उन्हें साथ साथ चेक भी करता रहा। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद उसने उन्हें दोबारा बोरी में डाला और फिर बोरी का मुंह उसने हेनरी की दी हुई मशीन से बाकायदा सील कर दिया। ठीक है, डैनी ने कहा, आप अपने चीफ को फोन करके बता दें ताकि अब ग्रैंड विक्ट्री का मिशन मेरी बजाय आप संभाल सकें। हेनरी ने कहा तो डैनी और मार्टी दोनों चौंक पड़े। ग्रैंड विक्ट्री मिशन? डैनी ने कहा, हाँ, माल को दुरुस्त और मुकम्मल मिकदार में एक्रेमिया पहुंचाने के मिशन को ग्रैंड विक्ट्री मिशन का नाम दिया गया है और यह वाकई एक्रेमिया की ग्रैंड विक्ट्री है। हेनरी ने कहा तो डैनी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर जेब से सेल फोन निकालकर उसने चीफ मार्थर के फोन से राब्ता किया। हेलो, मार्थर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मार्थर की आवाज सुनाई दी। डैनी बोल रहा हूँ चीफ, डैनी ने कहा, और वहां तक होने वाली तमाम कार्रवाई के बारे में तफसील बता दी। ठीक है, अब ग्रैंड विक्ट्री मिशन का चार्ज तुम संभाल लो, आइंदा की प्लानिंग मुकम्मल है। हेनरी ने तुम्हें बता दी होगी, मार्थर ने कहा। यस चीफ, लांच यहाँ से काफरिस्तान की तरफ जाएगी और काफरिस्तानी समुद्री हदूद से पहले एक हेलीकॉप्टर आकर हमें माल समेत उठाकर ले जाएगा और फिर सीधा एयरपोर्ट पर उतार देगा। यहाँ से चार्टर्ड तैयारे के जरिए हम माल समेत एक्रेमिया पहुंच जाएंगे, डैनी ने तफसील बताते हुए कहा। हाँ, ये तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बावजूद तुमने और मार्टी दोनों ने बेहद चौकन्ना और मोहतात रहना है, ख़ास तौर पर माल के सिलसिले में। ये इस वक्त तुम्हारी तहवील में इतनी बड़ी दौलत है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और उसे दुरुस्त और मुकम्मल हालत में एक्रेमियन हुकाम तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज है, मार्थर ने कहा। यस सर, डैनी ने कहा। विश यू गुड लक, गुड बाय, मार्थर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो डैनी ने सेलफोन ऑफ करके उसे वापस अपनी जेब में डाल दिया। लॉन्च पर कैप्टन कौन है, क्या तुम हो? डैनी ने हेनरी से पूछा। नहीं, लॉन्च कैप्टन हमारा खास आदमी है, उसका नाम रोनाल्ड है। वो इंतहाई तजर्बाकार लॉन्च कैप्टन है और दूर दूर तक उसका नाम मशहूर है। वो लॉन्च ले जाएगा, हेनरी ने कहा तो डैनी ने सर हिला दिया। फिर वो तीनों ऊपर अर्शे पर आ गए।
हेनरी ने जेब से सेलफोन निकाला, उसका एक बटन ऑन करके किसी को सिग्नल दिया और फिर सेलफोन को वापस जेब में डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र लेकिन मजबूत जिस्म का मालिक आदमी लॉन्च पर आया। ये लॉन्च कैप्टन रोनाल्ड था। रोनाल्ड का तारुफ डैनी और मार्टी से हेनरी ने कराया और फिर वो इन दोनों से मुसाफे करके वापस चला गया। तो कैप्टन रोनाल्ड ने लॉन्च का लंगर उठाया और इंजन स्टार्ट करके लॉन्च को घुमाकर खुले समुद्र में ले गया और दूसरे लम्हे एक झटके से लॉन्च खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। डैनी और मार्टी भी साथ ही कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अगर रास्ते में चेकिंग हो भी सही तो फिर आप क्या करेंगे, कैप्टन डैनी ने कहा। काफरिस्तानी समुद्री हदूद से पहले कोई चेकिंग नहीं और अव्वल तो हमने काफरिस्तानी हदूद में दाखिल ही नहीं होना, और अगर फर्ज किया दाखिल हो भी गए तो रोनाल्ड को सब जानते हैं, इसलिए मेरी मौजूदगी में किसी किस्म की कोई चेकिंग हो ही नहीं सकती। हत्ता कि काफरिस्तानी हदूद में भी मेरी टीम वाले मुझे देखकर बगैर चेकिंग वापस चले जाते हैं। आप कतई बेफिक्र रहें, ग्रैंड विक्ट्री मिशन इंतहाई पुरसकून अंदाज में कामयाब रहेगा। लॉन्च कैप्टन रोनाल्ड ने कहा तो डैनी बेख्तियार उछल पड़ा। तुम्हें इस मिशन का नाम कैसे मालूम है, डैनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, आप करास वर्ल्ड के सुपर एजेंट्स हैं, जबकि हमारा ताल्लुक भी करास वर्ल्ड से है और पाकिस्तान में हेनरी इस सेक्शन का इंचार्ज है। मैं भी इस तंजीम से मुतल्लिक हूँ। काफरिस्तान में भी करास वर्ल्ड की तंजीम मौजूद है, उसका सरबराह करण सिंह है और करण सिंह इस हेलीकॉप्टर का पायलट है जो आपको लॉन्च से लेने आएगा, इसलिए हम सबको इस मिशन के बारे में बाकायदा ब्रीफ किया गया है। लॉन्च कैप्टन रोनाल्ड ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तो डैनी और मार्टी दोनों के चेहरों पर बेहद इत्मीनान के तसरात छा गए। वो शायद अब पूरी तरह मुतमईन हो गए थे कि अब ग्रैंड विक्ट्री मिशन महफूज हाथों में है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।